नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA भाग प्रथम वर्ष के राजस्थान का भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान की भौतिक विभाग यानी कि फिजिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान का अध्ययन करेंगे। हम पूर्व की जो वीडियो हैं या पूर्व की वीडियो के माध्यम से जो क्लासेज हैं उसमें राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की सीमाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी, पूर्व से पश्चिमी जो शैल महासमूह है उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम राजस्थान की भौतिक विभाग यानी विभाजन, फिजिकल डिवीजन का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही, इसको कहते हैं कि पूरा जो लगभग विषय राजस्थान का जो भूगोल है वो यहीं से इस पर निर्भर करता है। इसलिए हम इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझेंगे। सर्वप्रथम जब हम राजस्थान की भौतिक विभागों की बात करते हैं तो VC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी, जिसने NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से 1968 में ये बुक पब्लिश्ड हुई। तो इस बुक में राजस्थान को जो भौगोलिक जो प्रदेश या भौगोलिक जो विभाजन या जो फिजिकल डिवीजन थे वो सात माने, चूँकि इसके बाद में एक जो राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत की यानी कि भारत का भूगोल, वृहद भारत का भूगोल कह सकते हैं, RL सिंह, राम लोचन सिंह, जिन्हें 1971 यानी कि 1971 में रामलोचन सिंह जी BHU के भूगोल के बहुत ही विख्यात प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने इसका और संक्षिप्त रूप से अध्ययन प्रस्तुत किया, जो कि सर्वमान्य पुस्तक और सर्वमान्य अध्ययन माना जाता रहा है अब तक। क्योंकि राजस्थान की जब भूआकृतिक स्वरूप की जब बात करते हैं तो बहुत ही प्राचीन स्वरूप की दृष्टि से पहचाना जाता है। लंबे समय से अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रियाओं से बनाए राज्य की भूआकृतिक शैल समूह रचना अधिक प्रभावित रहा है। राज्य में विद्वान अरावली पर्वतमाला अति प्राचीन गोंडवान लैंड का एक भाग है, जिसमें थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी भाग टेथिस का सागर रहे माने जाते हैं। इस प्रकार जो भूआकृतिक प्रदेश हैं, जो मोटे मोटे रूप से हम जो चाहे VC मिश्रा जी हों या RL सिंह हो, सारी बुकों को देखते हुए एक इसको राजस्थान के भूगोल को या राजस्थान को जो भौतिक विभाजन है वो मुख्यतः 4 माने जाते रहे। 4 कौन कौन से हैं? देखिए, इस जो विषय है और इस विषय का ये जो टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा हम धीमी गति से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। पहला, जैसे मैंने बताया कि 4 भागों में विभक्त है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग है अरावली, ठीक, यानी कि अरावली के पश्चिम में तो थार का मरुस्थल, जिसको पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। फिर अरावली आ जाता है,
फिर अरावली के पूर्वी मैदान, यानी कि उसको अरावली के पूर्व में जो मैदान है उनको पूर्वी मैदान के नाम से, और दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। 4 हो गए। पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल, अरावली पर्वत प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठारी प्रदेश। तो ये 4 भौतिक विभाजन राजस्थान को विभक्त करते हैं। क्योंकि अब हम इसको जैसे एक एक जो विभाग है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जैसा कि इसके नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और मरुस्थल भी है इसमें, जो कि न केवल भारत में बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है, राजस्थान की पहचान है। और हम सब जानते भी हैं कि ये अरावली के पश्चिम में लगभग 300 mm वर्षा वाले क्षेत्रों को फैला हुआ है। इसमें ये राजस्थान का लगभग 60 पॉइंट से 61 पॉइंट के मध्य कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से? गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर और सिरोही। ठीक है, जालोर, पाली, नागौर, एक नागौर, ये ज़िले इसमें सम्मिलित हैं। अब जब हम पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है इसका उद्भव कैसे हुआ, बड़ी बात ये कि भाई कोई मरुस्थल बना है तो कैसे बना है, तो ये विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए। किसी ने कहा कि भाई ये चट्टानी ऐसी हैं, किसी ने कहा कि यहाँ पे टैथिस सागर था, किसी ने कहा कि हवाओं के द्वारा रेत के बड़े कण ईरान इराक की तरफ से पश्चिमी अरब से या पश्चिमी एशिया से पवनों के साथ, तीव्र पवनों के साथ में आके यहाँ जमा होते गए। विभिन्न मत यहाँ पे माने जाते हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि भाई ये मूल रूप से कैसे आए, तो मूल रूप से यही मानते हैं कि जैसे अपन इंडो ब्रह्म जो नदी है उस कालांतर में वो नदियाँ यहाँ बहती थी। फिर मध्य भाग में जो अरावली यानी कि अपनी जो वाटर साइड लाइन है उसकी वजह से वो 2 भागों में विभक्त होता। कालांतर में ये टैथिस सागर के रूप में यहाँ पे वो धीरे धीरे जमा होते गए। अब ये लगभग जैसे हम इसकी जो जलवायु की बात करते हैं कि भाई ये भारत का विशाल मरुस्थल क्षेत्र तो है ही है, जिसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं, तो इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई है। अब सब जलवायु शुष्क और शुष्क, तो अपने इससे हम संकेत समझ सकते हैं कि वर्षा यहाँ पे कम होती है। भाई वर्षा मरुस्थल अति शुष्क और अर्ध शुष्क को 25 सेंटीमीटर की रेखा और अरावली को 50 सेंटीमीटर की रेखा विभक्त करती है। इसमें एक बात सबसे बड़ी ये और आती है कि ये जो मरुस्थल है यहाँ जब जलवायु कठोर है, वर्षा कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे कृषि कार्य कम होंगे। पेड़ पौधों में कांटेदार जो कम जल वाले पेड़ पौधे होंगे। लेकिन एक विशेष राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसमें न केवल भारत बल्कि विश्व में एक बहुत विशेष बात है कि यहाँ पे पशुपालन बहुत ही उत्तम या आला दर्जे का, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गोवंश हो, चाहे वो भेड़ बकरी हो, चाहे वो हमारी जो कहेंगे कि भैंस हो या ऊँट हो या खच्चर इत्यादि, बहुत ही आला दर्जे का, जो कि एक हमारी आय का स्रोत भी है और एक कृषि का मूल जिसको कहते हैं कि विषय भी है।
पुनः जब हम बात करते हैं तो 12 जैसे ज़िले थे, उन ज़िलों में जैसे मान लो कुछ महान ग्रेट डेजर्ट जो विशेष ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मरुस्थल, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर। कुछ चट्टानी क्षेत्र जैसे मान लो बाड़मेर, पोखरण और रामगढ़ जैसलमेर का, है ना, इस तरीके से। फिर जैसे कुछ पथरीली मरुस्थल हैं, जैसे मान लो रुद्रवा, रामगढ़ तहसील, रामगढ़ पत्थरों से जैसलमेर के। लघु मरुस्थल भी है इसमें। इस प्रकार जैसे ये मूल रेतीला शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान, जिसको अर्ध शुष्क जिसको बांगड़ बोलते हैं। अब रेतीले में क्या है कि बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पे रेत के टीले ज़्यादा पाए जाते हैं और एक रेत के टीले नहीं पाए जाते हों। और अर्ध शुष्क में जैसे लूनी बेसिन है, जिसको गोडवार भी कहते हैं, नागौर उच्च भूमि है, आंतरिक जल प्रवाह यानी कि शेखावाटी वाला क्षेत्र है, और घग्गर का मैदान है। यानी कि अर्ध शुष्क मैदान को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब रेतीला जो शुष्क मैदान है उसकी विशेषता क्या है? भाई बालू के टीले होंगे, तेज रेत आएगी तो आंधी चलेगी, कोई झाड़ जंखड़ होगा उसके आसपास वो जमता चला जाएगा। और बालू का स्तूप युक्त, जहाँ बालू का जो है वो किस तरीके से कोई अनुप्रस्थ, कोई बरखान, कोई पवन के समानांतर, कोई पवन के समकोण फैलते रहेंगे। अब अर्ध शुष्क में सबसे पहले जैसे मान लो गोडवाना या लूनी है, बेसिन के रूप में हम इसको मानते हैं, क्योंकि लूनी राजस्थान की एक तरीके से प्रमुख नदी है और स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की तो ये कामधेनु है, जिसकी अनेक सहायक नदियाँ अरावली की नागपाड़ी जैसलमेर से निकलती है और पश्चिम में ये नदी बहती है। अनेक इसकी सहायक नदियाँ, लेकिन इसकी एक सबसे जो विशेष बात है कि ये सदैव मौसमी नदी है और काफ़ी लंबी बहने के बाद में कच्छ के रण में सम्मिलित होती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। अब जब बात करते हैं जैसे लूनी नदी की, तो ये चट्टानों से अपनी विशेष जल को, पहले मीठा होता है बाद में खारा होता चला जाता है, अन्य भागों में बातें आपके साथ। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश एक उच्च प्रदेश है, भौतिक दृष्टि से उच्च प्रदेश है, जिसमें ज़्यादातर जैसे बरखान के स्तूप इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें जोहोड़ है, नाड़ा है ना, ये चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सिक्कर, जिसको सर बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, जहाँ पानी को स्फूत करते हैं, या बीड़, विभिन्न प्रकार जैसे एक लंबा जंगल का क्षेत्र जहाँ पे पेड़ मतलब पशुओं को चारा के लिए छोड़ दिया जाता है ना। फिर नागौर की उच्च भूमि भी इसके अंदर आती है। नागौर की उच्च भूमि में मूल रूप से क्या होता है कि यहाँ खारे पानी की जो झीलें हैं वो बहुत हैं, जैसे डेडवाना है, सांबर है ना, रेवासा है, नावा है, कुचामन है, ये इत्यादि चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ लेखक मानते हैं कि टेथिस का हिस्सा था। और नंबर 4 पे आता है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान सतलज, घग्गर और वैदिक सरस्वती नदियों के मूल रूप से मानते हैं हम उसको, क्योंकि घग्गर नदी को नाली भी कहते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये मुख्य नदी लगभग 75 से 80% के मध्य बहती है। अब जब इस नदी को क्या होता है कि प्राय इसको डेड रिवर यानी कि मृत नदी भी कहते हैं, और इसकी जो अफवाह है उसके बीच का जो भाग है उसको काली कपास की दृष्टि से नदी बहुत है। ये एक पौराणिक नदी है। इतिहास की दृष्टि से या इतिहास के साक्ष्यों की खोज की दृष्टि से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इस नदी के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न सभ्यताओं की खोज की है, जो आज भी जारी है। क्योंकि ये जो नदी है हनुमानगढ़ के पास, इसको नाली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक प्रवाहित होती है और नौरबादरा में स्थित होते हुए। तो इस प्रकार राजस्थान की जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको 2 भागों में जैसे हमने विभक्त किया। सबसे पहले थार का मरुस्थल, फिर गोंडवाना प्रदेश अर्ध मरुस्थल,
जिसके 4 भाग थे, गोंडवाना, लूनी, आंतरिक जल प्रवाह, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। अब हमारे सामने बात आती है कि मरुस्थल का महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का सबसे घना आबाद जनसंख्या की दृष्टि से एकमात्र थार का मरुस्थल, और वो भी राजस्थान का मरुस्थल, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला। जैव विविधता से मरुस्थल बहुत ही रिच है, चाहे ग्रेट वेस्टर्न जोन यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर का हो, या ऋतु चक्र की दृष्टि से हो, या मानसून हवाओं की दृष्टि से हो, ये मरुस्थल मानव और जैव विविधता की दृष्टि से उत्तम। और पशुधन की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से, चाहे पेट्रोलियम गैस की दृष्टि से या सौर ऊर्जा की दृष्टि से, पवन ऊर्जा की दृष्टि से, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में चाहे पशुधन हो, चाहे खनिज हो, चाहे पेट्रोलियम तेज यानी ऊर्जा के संसाधन हो, चाहे सौर ऊर्जा यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हों, उसमें पश्चिमी राजस्थान अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। चूँकि राजस्थान की जो मरुस्थल है, इसकी कुछ अपनी समस्याएं भी, जैसे कि इसका जो रेत है वो पूरी राजस्थान की तरफ जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनकी जो गैप हैं, दर्रे हैं, उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश तक चलता, साथ ही ये लू को उत्पन्न करता है ना। तो ये जो मरुस्थलीकरण निरंतर फैल रहा है, उसका प्रमुख कारण भी है। तो इस प्रकार इसकी अपनी कुछ समस्याएं भी हैं।